नमस्कार मेरे प्यारे बच्चों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल द PCM विजन में। आज की इस वीडियो में हम लोग क्लास 12 के जियोग्राफी के सेकंड टर्म के मॉडल पेपर सेट 2 के सॉल्यूशन को देखेंगे। प्यारे बच्चों, हम लोगों ने सेट 1 को देख लिया था। अगर आपने सेट 1 का सॉल्यूशन को नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, या तो आप चैनल में विजिट करके प्लेलिस्ट चेक करके वहां से देख सकते हैं। प्यारे बच्चों, साथ ही साथ आप सभी को जानकारी दे देना चाहूंगा कि हिस्ट्री के 2 सेट, हिंदी कोर का 1 सेट प्यारे बच्चों, और इकोनॉमिक्स का आपका 2 सेट पूरा हो चुका है। तो इसका अगर कोई भी सब्जेक्ट आपका है तो आप देख सकते हैं। साथ ही साथ इस चैनल के माध्यम से जितना भी सब्जेक्ट है प्यारे बच्चों, सभी सब्जेक्ट के पूरे 5 सेटों का सॉल्यूशन धीरे धीरे करके आपका एग्जाम से पहले पूरा करवा दिया जाएगा। इसलिए अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करके दोस्तों में शेयर जरूर करिएगा प्यारे बच्चों। तो चलिए स्टार्ट करते हैं प्रश्नों को, क्योंकि सामान्य निर्देश को आप लोगों ने देख लिया था। कौन सा क्वेश्चन कितना नंबर का है ये आप लोगों ने देख लिया था और सेट 1 में इसे बता दिया था। तो समय वेस्ट नहीं करते हुए चलिए सीधा चलते हैं प्रश्नों पे। आपका कोई क्वेश्चन हो या डाउट हो या किसी प्रकार का कॉन्सेप्ट हो या बोर्ड परीक्षा, जेईई, नीट, इन सारों सवालों का जवाब आपका अपना फिलो ऐप देने जा रहा है। बता दें कि 24/7 आपको ये जवाब देगा। बस आपको 3 इजी सिंपल स्टेप फॉलो करना है। सबसे पहले आपको नीचे से लिंक प्रोवाइड कर दी गई है, बस आपको मोबाइल नंबर या प्ले स्टोर से डाउनलोड करना है। उसके बाद आपको साइन अप करते ही आपको यहाँ पे क्वेश्चन पेपर को अपलोड करना है, यहाँ पे फोटो क्रॉप करके खींच के। उसके बाद आपको अपलोड करते ही 60 सेकंड के अंदर ही इंडिया के टॉप फैकल्टी से जोड़ देगा। आपके क्वेश्चन में आप कहना चाहते हैं कि बल्ब की पावर कितनी है। अगर बल्ब जो है वो 220 वोल्टेज पर ऑपरेट हो रहा है, राइट। इस बैटरी का जो वोल्टेज है वो आपको गिवन है 220। तो ये आपको सिंपल रिलेशन हो गया यहाँ पर। अब अगर कोई आपको और डाउट है तो बताइए। थैंक यू सर। तो आज ही फिलो ऐप डाउनलोड कीजिए, वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दी गई है, और हमारा रेफरल कोड यूज करोगे तो आपको 10% का डिस्काउंट इंस्टेंट देखने। पहला क्वेश्चन है प्यारे बच्चों, ध्वनि प्रदूषण से आपका क्या तात्पर्य है। यहाँ पे ध्वनि प्रदूषण का डिफिनेशन लिखना है। तो ध्वनि प्रदूषण को भी क्या कहते हैं प्यारे बच्चों, शोर। तो शोर का यहाँ पे डिफिनेशन लिखना है। देखिए शोर किसे कहते हैं समझिएगा। देखिए जो आपके कानों को प्रिय लगे उसे क्या कहेंगे, संगीत कहेंगे। जो आपके कानों को प्रिय ना लगे उसे क्या कहेंगे, शोर कहेंगे प्यारे बच्चों। जैसे जनरेटर का आवाज क्या हो गया, शोर हो गया, इसी को ध्वनि प्रदूषण कहते हैं। फिर बिजली की कड़क, ये क्या हो गया, शोर हो गया। और डीजे उजे, बड़ा बड़ा डीजे जो आपको पसंद ना आए वो क्या कहेंगे, वो शोर हो जाएगा। जो आपके कानों को अच्छा लगे उसे क्या कहेंगे, संगीत कहेंगे, ठीक ना। तो जो शोर है उसी को क्या कहा जाता है, ध्वनि प्रदूषण कहा जाता है। देखिए यहाँ पे लिखा गया है, यह नियंत्रित और अत्यधिक तीव्र एवं यह सहनीय ध्वनि को ध्वनि प्रदूषण कहते हैं। मतलब जिसका कोई नियंत्रण ना हो, और अत्यधिक तीव्र मतलब बहुत ही ज्यादा साउंड में हो। तीसरा, जो आप सहन ना कर पाए, ठीक ना, जो ध्वनि आप सहन न कर पाए उसे क्या कहेंगे, ध्वनि प्रदूषण कहते हैं। और एक पॉइंट और यहाँ पे आप लिख दीजिएगा, 2 नंबर आपका नहीं कटने वाला है। दूसरा पॉइंट क्या है, ध्वनि प्रदूषण की तीव्रता। तो ध्वनि की तीव्रता को किससे नापा जाए, किसमें मापा जाता है, डेसिबल की इकाई में मापा जाता है। देखिए इकाई डेसिबल क्या होता है, जिस तरह से हम लोग दूरी को किसमें मापते हैं, मीटर में मापते हैं, किलोमीटर में मापते हैं, फीट में मापते हैं। तो वही ध्वनि कितना तेज है उसको किसमें मापा जाता है, उसको डेसिबल में मापा जाता है। तो क्लियर होंगे प्यारे बच्चों। तो 2 नंबर यहाँ पे आपका नहीं कटना चाहिए। इस तरह से लिखिएगा, 2 नंबर आपको मिल जाएगा, ठीक ना। उसके बाद दूसरा क्वेश्चन है, राजमार्ग और महामार्ग क्या है। देखिए ये सड़कें राष्ट्रीय राजमार्ग से जुड़ी होती है। देखिए राजमार्ग कौन सी सड़कें होती है, मार्ग मतलब हो गया सड़क आपका। तो ये कौन सी सड़कें होती है, ये सड़कें जो होती है जो राजमार्गों से जुड़ा होता है, मतलब नेशनल हाईवे से जुड़ा होता है प्यारे, और जिला मुख्यालय और अन्य महत्वपूर्ण कस्बों के साथ राज्य की राजधानियों में शामिल हो जाती है। इन राजमार्गों का निर्माण एवं रख रखाव कौन करते हैं, राज्य सरकार की जिम्मेदारी है प्यारे बच्चों। तो ये आपका हो गया 2 नंबर का आंसर। तीसरा है, पेट्रो रसायन उद्योग से क्या समझते हैं। तो पेट्रो रसायन उद्योग क्या है, इसकी परिभाषा आपको यहाँ पे देना है। तो बहुत ही VVI क्वेश्चन है आपका, तो इसको आप लोग ध्यान दीजिएगा। देखिए पेट्रो रसायन विभिन्न रासायनिक यौगिकों से मुख्य रूप से हाइड्रोकार्बन से प्राप्त होता है। तो पेट्रो रसायन किससे प्राप्त होता है, मतलब पेट्रोलियम प्यारे बच्चों। जिस उद्योग में पेट्रोलियम का प्रयोग किया जाता हो उसे क्या कहेंगे, पेट्रो उद्योग कहेंगे। देखिए यहाँ पे लिखा गया है, भूगर्भ से निकले खनिज तेल के परिशोधन के फलस्वरूप कई प्रकार के उत्पादन होता है। उसी को कच्चे माल के रूप में प्रयोग करके कई प्रकार की वस्तुएं बनाई जाती है। इसे क्या कहते हैं, पेट्रोलियम पेट्रोकेमिकल उद्योग कहते हैं, ठीक ना। तो केमिकल को ही हिंदी में क्या कहते हैं, रसायन कहते हैं। इसी को पेट्रो रसायन उद्योग कहते हैं। इसका एग्जाम्पल क्या है, प्लास्टिक उद्योग, सिंथेटिक वस्त्र उद्योग या उर्वरक उद्योग। तो ये सब क्या है आपका
पेट्रोकेमिकल का उदाहरण है प्यारे बच्चों। तो इतना लिखिए, 2 नंबर आपका आराम से मिलेगा, ज्यादा नहीं लिखना है, 1.5 घंटा का ही समय है। और ये आपका क्या बोला है, एक वाक्य तो एक शब्द में लिखिए, जितना छोटा हो सकता है उतना छोटा लिखिए, लेकिन मेन पॉइंट को आपको नहीं छोड़ना है, ठीक ना। तो मैं इतना बड़ा लिख दूं, उससे आप लोग परेशान नहीं होगी। देखिए मुंबई हाई क्यों प्रसिद्ध है, देखिए मुंबई हाई अरब सागर में, ठीक ना, मुंबई के बगल में है। तो ये क्यों प्रसिद्ध है प्यारे बच्चों, तो अभी हम लोगों ने पेट्रो रसायन है, तो ये पेट्रोलियम के उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है। किसके लिए, पेट्रोलियम के उत्पादन के लिए यह स्थान प्रसिद्ध है प्यारे बच्चों। देखिए यहाँ पे लिखा गया है मुंबई है, यहाँ मिलने वाली खनिज तेल यानी कि पेट्रोल उत्पादन के कारण प्रसिद्ध है। यह एक बहुत ही बड़ा खनिज तेल क्षेत्र है जो मुंबई के पास एक उथले समुद्र के तल में पाया जाता है, जो मुंबई के पास है उथले समुद्र तल में अरब सागर में पाया जाता है, ठीक ना। तो ये पेट्रोलियम, तो सीधा सीधा आप लोग लिखिए कि यह पेट्रोलियम उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है, ठीक ना, एक लाइन में पेट्रोलियम उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है। हम 3 नंबर में भी आ जाए तो इस तरह से लिखिएगा तो आपको मिल सकता है, ठीक ना। इसलिए मैं थोड़ा बड़ा लिख दिया हूं, जरूरी नहीं कि यही प्रश्न आपका 2 नंबर में आएगा, 3 नंबर में लिख दिया तो थोड़ा बड़ा लिखना पड़ेगा। तो आप लोग को मैं एक्सप्लेन करते जा रहा हूं, आप लोग अपने से जोड़ के बड़ा कर लीजिएगा, ठीक ना। जरूरी, देखिए मॉडल पेपर कहता है कि मॉडल पेपर के जैसा आपका मतलब इसी प्रकार का क्वेश्चन आपका बोर्ड एग्जाम में आने वाला है। जरूरी नहीं कि हुबहू यही क्वेश्चन आपका आ जाएगा कि 2 नंबर में जो है सो 2 नंबर में, लेकिन 30 से 40-50% लगभग क्वेश्चन हुबहू आपका बोर्ड में आने वाला है, ठीक ना। उसके बाद है झूम कृषि से आप क्या समझते हैं। देखिए प्यारे बच्चों, झूम कृषि का दूसरा नाम क्या है, स्थानांतरण कृषि, ठीक ना। देखिए हम लोगों ने हिस्ट्री में भी पढ़ा था, पहाड़िया और संथाल के बीच जो लड़ाई हो रही थी, तो देखिए पहाड़िया सब क्या करता था, झूम कृषि करते थे। तो झूम कृषि में क्या करते थे, जंगल को साफ सफाई करके वहां पे जला दिया जाता था और उसमें कृषि किया जाता था। लेकिन उसमें हमेशा के लिए कृषि नहीं किया जाता था, उसमें हमेशा के लिए कृषि नहीं किया जाता था प्यारे बच्चों। जब तक उसमें उत्पादन हो रहा है, मान के लिए 3-4 साल उत्पादन हुआ, जब तक उर्वरक शक्ति उसका बना रहे तब तक ही कृषि किया जाता। उसके बाद क्या चल जाते थे, दूसरा स्थान में चला जाता था कृषि करने के लिए। इस वजह से इसको क्या कहा जाता है, स्थानांतरण कृषि कहा जाता है। तो यही यहाँ पे मैंने लिखा है, झूम कृषि एक प्रकार की आदिम कृषि है, यानी कि पुराना कृषि है प्यारे बच्चों, जिसमें जंगलों को साफ सफाई करके कृषि की जाती है। झूम कृषि को स्थानांतरण कृषि के भी नाम से जाना जाता है। तो 2 नंबर आपका नहीं कटने वाला है, क्लियर है आप लोग यहां तक। उसके बाद 6 नंबर का प्रश्न है, प्रवास शब्द से क्या तात्पर्य है, यानी कि प्रवास शब्द से आप क्या समझते हैं। प्रवास का सीधा अर्थ समझिए एक स्थान से दूसरे स्थान में जाकर के बस जाना, चाहे वो रोजगार के लिए बस जाना हो या तो अपनी घर जमिया रह जाना, एक तरह से समझते हैं ना, या तो किसी कारणवश बस जाना, सीधा समझिए। या तो वहां पे जलवायु अच्छा नहीं हो आपके लिए, आपके अनुसार नहीं हो, कृषि के लिए, रोजगार के लिए, किसी उद्योग के लिए किसी दूसरे स्थान में जाकर के बस जाना, उसी को क्या कहते हैं, प्रवास कहते हैं। देखिए व्यक्तियों के एक स्थान से दूसरे स्थान में जाकर के बसने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं, प्रवास कहते हैं। तो प्रवास अपकर्ष, इसके अपकर्ष कारक भी है, प्रतिकर्ष कारक भी है, ये सभी आगे क्वेश्चन में आपका है, ठीक ना। तो देखिए यहाँ पे और आगे क्या लिखे, किसी दूसरे स्थान में आकर बसावट की प्रकृति के आधार पर प्रवास को अस्थायी अथवा अस्थायी कह सकते हैं। अस्थायी प्रवास में आए हुए व्यक्ति बसावट करने के बाद वापस नहीं जाता है, मूल स्थान वापस नहीं जाता है। मान के चलिए आपका घर कहाँ पे है, धनबाद, और आप रोजगार के चलते कहाँ बस गए हैं, दिल्ली में, ठीक ना। धनबाद से आप बस गए दिल्ली में प्यारे बच्चों, ठीक। तो दिल्ली से आप वापस नहीं आइएगा, वहीं बस गए सदा के लिए, मूल स्थान आपका कहाँ है, धनबाद। तो ये क्या कहेंगे आपका, ये आपका हो गया अस्थायी प्रवास। और एक होता है अस्थायी प्रवास, जो 6 महीने साल भर कहते दिल्ली बम्बई खटने नहीं जाता कमाने के लिए, तो वो क्या हो गया, अस्थायी प्रवास हो गया। क्लियर है आप लोग यहां तक प्यारे बच्चों। उसके बाद 7 नंबर का प्रश्न है, जनसंख्या वृद्धि से का क्या अर्थ है। देखिए प्यारे बच्चों, इसको अपने से भी आप लिख सकते हैं। मैंने यहाँ पे क्या लिखा है, जनसंख्या वृद्धि किसी क्षेत्र में लोगों की संख्या बढ़ने को कहा जाता है। देखिए मतलब किसी क्षेत्र में लोगों की संख्या, व्यक्ति की संख्या, आदमियों की संख्या बढ़ रही, तो इसी को जनसंख्या वृद्धि कहेंगे शॉर्ट भाषा में। तो आप इसको इस प्रकार से भी लिख सकते हैं, ध्यान दीजिएगा यहाँ पे, इस प्रकार से भी लिख सकते हैं कि 2 समय बिंदुओं के बीच में 2 समय मान के चलते हैं, 2001 से लेकर के 11 चाहे 21 मान लेते, ठीक ना। 2 समय बिंदुओं के बीच में जो जनसंख्या में परिवर्तन हो रहा है, जो जनसंख्या में परिवर्तन हो रहा है, उसी को क्या कहेंगे, जनसंख्या वृद्धि कहेंगे। फिर से सुनिए, 2 समय बिंदु में जनसंख्या में होने वाले परिवर्तन को ही क्या कहेंगे, जनसंख्या वृद्धि कहेंगे। इसमें एक पॉइंट और मैंने जोड़ दिया है, देखिए पूरी दुनिया में मनुष्यों की जनसंख्या हर साल लगभग 8.3 करोड़ यानी कि पूरी जनसंख्या का 1.3% दर से बढ़ती जा रही है। यानी कि अभी 800 करोड़ जनसंख्या प्यारे बच्चों मान के चलते हैं, तो अगला साल आपका क्या हो जाएगा,
808.3 करोड़ हो जाएगा। इसी अनुसार से जनसंख्या बढ़ रही है। क्लियर है आप लोग यहाँ तक? तो सेक्शन ए का शॉर्ट क्वेश्चन 2 नंबर का आपका समाप्त हुआ। अब देखते हैं हम लोग 8 नंबर के प्रश्न यानी कि 3 नंबर वाले जो क्वेश्चन है आपके उसको देखेंगे। जनसंख्या के प्रभावित करने वाले प्रतिकर्ष कारकों को लिखिए। अभी पहले बताया कि जनसंख्या प्रतिकर्ष कारक भी होते हैं और अपकर्ष कारक भी होते हैं। तो जनसंख्या को जो प्रभावित करते हैं उनमें से आपको क्या यहाँ पे लिखना है, प्रतिकर्ष कारक के बारे में लिखना है प्यारे बच्चों। इसको उत्प्रवास भी कहा जाता है। प्रतिकर्ष कारक को क्या कहा जाता है? उत्प्रवास भी कहा जाता है। तो कंफ्यूजन नहीं होना है आपको। देखिए इसका डिफिनेशन क्या है, वे पहले आप लोग प्रतिकर्ष कारक किसको कहते हैं वो समझिए। वे कारक जो लोगों को निवास स्थान अथवा उद्गम को छुड़वाने के कारण बनते हैं। मतलब मान के चलते यहाँ पे आपके लिए यह स्थान आप छोड़ रहे हैं, तो जिस कारण से यह स्थान को आप छोड़ रहे हैं प्यारे बच्चों, जिस स्थान से आप जिस कारण से इस स्थान को आप छोड़ रहे हैं वही आपका क्या हो जाएगा? प्रतिकर्ष कारक हो जाएगा। ठीक ना? तो कोई भी स्थान जाके कहीं बसता है प्यारे बच्चों तो उसका क्या हो जाएगा? वह स्थान के लिए क्या हो जाएगा? अपकर्ष कारक हुआ है। उस अपकर्ष यानी कि बढ़िया कारक हो गया, इस वजह से वहां पे जाकर के बस रहे हैं। और छोड़ रहे हैं मतलब प्रतिकर्ष खराब बोला यहाँ पे। ठीक ना? तो देखिए ये कौन कौन से कारक है यहाँ पे? कारक यहाँ पे देखिए मैंने लिख दिया है। भारत में के लोग ग्रामीण से नगरीय क्षेत्रों में मुख्यतः गरीब, देखिए ग्रामीण से नगरीय क्षेत्र में बस रहे हैं। तो क्यों बस रहे हैं? गरीबी, बेरोजगारी, कृषि भूमि पर जनसंख्या के भरण पोषण का अधिक दबाव, अवसंरचनात्मक सुविधाएं जैसे शिक्षा, सचिव, ईश्वरी स्वास्थ्य, बिजली, परिवहन, मनोरंजन इत्यादि के अभाव के कारण प्रवास करते हैं। तो ये आपका हो गया प्रवास का, जनसंख्या प्रवास का क्या हो गया? प्रतिकर्ष कारक हो गया प्यारे बच्चों। क्लियर है आप लोग यहाँ तक? ये बहुत ही अच्छा से समझ में आ गया होगा। उसके बाद 9 नंबर का प्रश्न देखिए। 5 यहाँ पे आपको लिखना है और ये आपका आप हल्का इसको छोटा करके भी लिख सकते हैं। ठीक ना? मैंने यहाँ पे 6 बताया है ताकि यहाँ पे ये 5 नंबर का क्वेश्चन भी बन सकता है। ठीक ना? 5 नंबर का क्वेश्चन बन सकता है, इस वजह से मैंने थोड़ा इसको लंबा लिखा है ताकि दिक्कत ना हो। 3 नंबर लाभ आद करके जाए, वहां 5 नंबर में पूछ दिया जाए। अब 3 नंबर के जितना लिखिएगा तो आपको 3 नंबर देगा ना, इसलिए आप 5 नंबर 3 अगर आप बड़ा कुछ जानते हैं, कुछ बड़ा जानते हैं तो उसको छोटा करके लिख सकते हैं, और छोटा जानते हैं तो बड़ा करके नहीं लिख सकेगा, आपके पास वर्ड नहीं रहेगा। ठीक ना? तो देखिए यहाँ पे मैंने 5 कारण लिख दिए। ठीक ना? 5 मुख्य विशेषताओं को लिखना है। 3 नंबर का है लेकिन 5 बोला है भाई। ठीक, तो 5 नंबर का रहेगा तो 6 लिखना है। ठीक, तो 6 यहाँ पे मैंने बता दिया है। देखिए भारतीय कृषि की 5 विशेषताओं को पूछ रहा है आपसे। तो पहला विशेषता मैंने यहाँ पे लिखा है खाद्यान्न की प्रधानता। देश की कृषि खाद्यान्न प्रधान है क्योंकि जनसंख्या के लिए भोजन जुटाना मुख्य लक्ष्य है। कुल कृषि का उत्पादन में 80% भाग खाद्यान्नों का होता है। ठीक ना प्यारे बच्चों? यानी कि यहाँ पे क्या है, पहली विशेषता क्या कि हम लोग यहाँ पे ज्यादा खाद्यान्न फसलों का उत्पादन करते हैं। चावल, गेहूं, आपका क्या होगा, सब्जी, सब जितना हो गया, ये सरसों हो गया, सोयाबीन, ये सब सारा हम लोग उत्पादन करते हैं। ठीक ना? क्लियर है आप लोग? तो यहाँ पे आपका, और हम लोग क्या करते हैं, ये क्या हो गया, खाद्यान्न फसल हो गया। और व्यापारिक फसल क्या हो गई, नील हो गया, जूट हो गया, ये सब क्या हो गया, व्यापारिक फसल हो गया। ठीक ना? तो इसका हम लोग क्या करते हैं, खाद्यान्न की प्रधानता है हमारे कृषि का। एक विशेषता ये हो गया आपका। क्लियर है? उसके बाद है फसलों की विविधता। देखिए यहाँ पे विविधता मतलब हो गया कई प्रकार की फसल हम लोग यहाँ पे उपजाते हैं। ठीक है ना? देखिए भारत में जलवायु विषमता के कारण कई प्रकार की फसलें ली जाती है, यानी कि फसलें उगाई जाती है। एक खेत में एक साथ अनेक फसलें बोई जाती है। देखिए अगर आपने क्लास 9 का लास्ट चैप्टर जिसमें था प्यारे बच्चों कृषि से कुछ जुड़ी हुई बातें दी हुई थी, वहां आप लोगों ने पढ़ा होगा। तो साइंटिस्ट भी क्या कहते हैं कि आप लोग क्या कीजिए, फसल की एक खेत में 3-4 की फसल एक साथ लगाइए। देखिएगा आपको एक फसल लगाइए उससे ज्यादा फायदा होगा 3 फसल लगाने से होगा। मतलब मान के चलते यहाँ पे इतना बड़ा खेत है। ठीक ना? तो यहाँ पे सिर्फ धान आप लोग लगा रहे हैं, धान के बदले आप थोड़ा इधर लगा दीजिए, धान लगा दीजिए, इधर मकई लगा दीजिए एक ही खेत में, और इधर कुछ दूसरा चीज लगा दीजिए। तो जितना धान से आपकी कमाई, इतना से धान से कमाई हो रही थी ना, तीनों मिला के उससे ज्यादा डबल कमाई आपकी होगी। क्योंकि इससे क्या होगी, सभी के लिए बराबर पोषक तत्व मिलेंगे। समझ गए ना बात को? अब खाली धान वाला रहेगा, धान वाला चूस लेगा तो अगला साल धान यहाँ पे नहीं होगा। अगला साल भी आप बदल बदल के फसल को लगा सकते हैं। तो हम लोग यहाँ पे क्या करते हैं, फसल की विविधता को लगाते हैं और मौसम के अनुसार फसल को लगाते हैं। जैसे राबी फसल हो गया, खरीफ फसल हो गया, ठंड में गेहूं लगाते हैं, और क्या करते हैं गर्मी में हम लोग बरसात में क्या लगाते हैं, धान लगाते हैं। इसी प्रकार से फिर जेठ मतलब गर्मी के महीना में हम लोग क्या लगाते हैं, जेठुआ लगाते हैं। कहे हो ना यार, गाँव में सुनते हो कि जेठुआ फसल लगाए हैं। क्लियर है आप लोग यहाँ तक? उसके बाद देखिए कृषि का पुराना ढंग, ये हमारी विशेषता है एक तरह से, या तो कह सकते हैं एक हमारी ये पिछड़ा, कृषि में पिछड़ापन का होने का एक कारण भी है। इजराइल एक देश है। देखिए झारखंड के किसान कहाँ जा रहे थे, इजराइल जा रहे थे। क्यों? वहां पे नई नई तकनीक सीखने के लिए प्रत्येक किसानों को इजराइल भेजा गया ताकि वहां पे नई तकनीक सीख के आए और यहाँ पे अपनी नई ढंग से कृषि को
करें प्यारे बच्चों। ये हमारी विशेषता और एक कह सकते हैं एक तरह से हमारी दोष भी है, ठीक ना। देखिए देश में आज भी पुराने ढंग से कृषि की जाती है। मशीनों का उपयोग नगण्य के बराबर नहीं कि ना के बराबर होता है। खाद का प्रयोग कम होता है और कृषक नई वैज्ञानिक विधियों से अपनाने से हिचकते हैं, क्योंकि अधिकांश भारतीय ग्रामीण किसानों का निर्धन एवं अशिक्षित होते हैं। क्योंकि देखिए पढ़े लिखे किसान नहीं होते प्यारे बच्चों, या तो उसके पास धन नहीं होता उतना बड़ा मशीन खरीदने के कारण। इस वजह से यहाँ पे कृषि की पुराना ढंग से हल जोत रहा है। ट्रैक्टर का प्रयोग प्रचलन अभी भी थोड़ा बहुत कम है, फिर भी बहुत कम है, ठीक ना। अभी भी हम लोग बैल से हल जोतते हैं, तो इससे काफी समय भी लगता है और एक समय में कम जुताई भी होता है, ठीक ना, और इससे काफी महंगा भी पड़ता है। तो ये हमारी एक विशेषता हो गई। चौथा विशेषता क्या है प्यारे बच्चों, कृषि मानसून की जुआ, यानी कि ये जुआ क्या होगी, मानसून में अच्छा बारिश हुआ तो फसल अच्छा होगा, यानी कि एक तरह से जुआ हो गया। नसीब पर निर्भर है, प्रकृति पर हम लोग निर्भर है। पानी पड़ा तो अच्छा धान हुआ, पानी नहीं पड़ा तो धान गया। ये हो गई हमारा मानसून की जुआ प्यारे बच्चों। देखिए भारतीय कृषि पूर्णतः मानसून जलवायु पर आधारित है। मानसून की अनिश्चितता के कारण कृषि प्रभावित होती है। हमारे देश की जलवायु व मिट्टी वर्ष भर कृषि कार्य के उपयुक्त है, लेकिन वर्षा न होने के कारण एक ही फसल का मिलान कठिन हो जाता है। वर्षा नहीं होती, इस वजह से एक ही फसल उत्पादन करने में काफी कठिनाइयां होती है प्यारे बच्चों। ये एक विशेषता हो गया, ठीक ना। पांचवा विशेषता क्या है, कृषि या जोत का छोटा होना, यानी कि जो अभी पहले इतना बड़ा कृषि था, उसके बाद 2 भाई हुआ तो 2 इतना हुआ, फिर उन लोग 2 बेटा हुआ तो इतना हो गया, यानी कि इसी को जोत कहेंगे। मतलब खेत वहां पे छोटा होते जा रहा है, सीधा समझिए खेत छोटा होते जा रहा है प्यारे बच्चों। देखिए यहाँ पे इसमें लिखे हैं, भारत में कृषि जोत या खेतों का आकार छोटा है। देश में कृषि योग्य भूमि भौतिक, पारिवारिक, आर्थिक एवं सामाजिक आदि के कारण छोटे खेतों में बटी हुई है। इस पर आधुनिक ढंग से कृषि करना कठिन है। अब छोटे खेत में कैसे ट्रैक्टर चलेगा यार, आप ही सोचिए। देखो बड़ा बड़ा मशीन कैसे चलेगा, मशीनिया इतना बड़ा खेत है हमारा, समझ रहे हो बात को। तो ये आपकी छोटी जोत एक बहुत ही बड़ी परेशानी है और विशेषता भी है। क्लियर है आप यहाँ तक। उसके बाद है उत्पादन कम होना। भारत में अधिकांश कृषि जीवन निर्वाह मूलक है, यानी कि अधिकांश लोग अभी भी 50 से 60% लोग आपका भारत के कृषि पर निर्भर है प्यारे बच्चों, ठीक ना। गहन कृषि का अभाव, फलतः कृषि योग्य भूमि की पर्याप्त के बावजूद फसलों का प्रति हेक्टेयर उत्पादन कम होता है। देखिए क्या होता है, इजराइल वाला क्या करा जानता है, इतना बड़ा खेत है ना, उनमें से 2 क्विंटल मान के चलते 2000 किलो गेहूं उत्पादन कर लेगा, और भारत में ही इतना बड़ा खेत में ना 500-600 होता है। क्या है कारण, क्या है, यहाँ पे उत्पादन की अच्छी टेक्निक नहीं है। खाद का हम लोग प्रयोग नहीं करते हैं, टेक्निक का प्रयोग नहीं करते हैं, समझ रहे हो बात को। उन्नत किस्म के बीजों का प्रयोग नहीं करते हैं, इस वजह से हम लोग पीछे रह जा रहे हैं। तो ये 9 नंबर का प्रश्न आपको समझ में आ गया होगा। अब 10 नंबर का प्रश्न देखिए प्यारे बच्चों, भारत में सिंचाई क्यों आवश्यक है, कोई 3 कारण स्पष्ट कीजिए। आप ही सोचिए कि सिंचाई का मतलब ये पानी जो पटाते हैं ना, तो वो पानी पटाना क्यों आवश्यक है, आप ही सोच के देखिए। भारत में खास करके क्यों आवश्यक है, अपने से भी इसको लिख सकते हैं यार देख के, ठीक ना। तो देखिए मैंने यहाँ पे आपको थोड़ी हेल्प कर दी है, आपकी यहाँ पे लिख दिया है। सिंचाई मिट्टी को कृत्रिम रूप से पानी दे करके उसमें उपलब्ध जल की मात्रा में वृद्धि करने की क्रिया है। यानी कि जो हम लोग पानी पटाते हैं उससे क्या होती है, मिट्टी में जल की मात्रा की हल्का वृद्धि करते हैं, वही यहाँ पे सिंचाई का डिफिनेशन हो गया, ठीक ना। देखिए ये क्यों आवश्यक है, इसका 3 कारण मैंने यहाँ से 3 नहीं 5 लिख दिया है। जल का असमान वितरण, हर जगह क्या होता है, सही तरह से मानसून नहीं होता है, एक बार पानी होता है, एक बार पानी पड़वे नहीं करता है, इस वजह से सिंचाई आवश्यक है। मानसून की अनियमितता, वही हो गया, एक बार पानी पड़ता है नहीं पड़ता है, ठीक ना। उसके बाद है फसल को पाले से बचाना, यानी क्या होता है, पाला समझ रहे हो ना, हाँ, तो वही पाला जो ठंड में रहता है पड़ जाता है, वही पाले से बचाने के लिए पानी देंगे तभी ना सब। अगर तुम खेवे नहीं करेगा थाटा कट्टा कैसे रहेगा, ठंडा में नहीं करता है, अरे लकवा मार देते, तो उसी तरह क्या होता है, फसल को भी लकवा मार देता है, समझ रहे हो ना। पानी उसको पानी दिया जाता है ताकि वह मजबूत रहे। फिर चौथा है आपका, मिट्टी को सूख कर कठोर समकेलन बनने से रोकना, यानी कि पानी नहीं देंगे तो क्या होगा, मिट्टी कठोर हो जाएगा और फसल वहां पे नहीं होगा, इस वजह से सिंचाई हम लोग करते हैं। सारा का एक ही समस्या है, पानी पड़े तो सिंचाई नहीं करेंगे, पानी अगर पड़ेगा तो सिंचाई, पानी नहीं पड़े तो सिंचाई करेंगे, और पानी पड़ेगा तो सिंचाई नहीं करेंगे, सारा घुरा फुरा के वही है प्यारे बच्चों। उसके बाद है धान की खेतों में खरपतवार की वृद्धि पर लगाम लगाना। देखिएगा आप लोग जब कृषि होती करते हैं, धान की खेती आती है, उस समय जिस खेत में पानी रहेगा जमा रहेगा उस खेत में घास नहीं होगा, और जिस खेत में पानी छुटपुट रहेगा, यानी कि कम बेसी रहेगा, उसमें ज्यादा घास होगा। तो पानी रहने से सिंचाई करने से क्या होगा, घास नहीं होगा, खरपतवार में वृद्धि नहीं होगी प्यारे बच्चों। क्लियर है आप लोग यहाँ तक। चलिए 11 नंबर का प्रश्न देखते हैं।
लौह अयस्क के प्रकारों को लिखे। देखिए अयस्क किसमें कहते हैं, जिसमें प्रचुर मात्रा में इस उपयोगी धातु हो और उसे कम एवं सस्ता खर्च से निकाला जा सकता है। मान के चलते एक खनिज है, ठीक ना, एक खनिज है। खनिज किसको कहते हैं, जिसमें धातु पाया जाओ, जिसमें उपयोगी सामान पाया जाओ, उसे क्या कहेंगे, उस उपयोगी वस्तु पाया जाता हो, उसको क्या कहेंगे, खनिज कहेंगे। तो खनिज का ही छोटा रूप है, क्या है, अयस्क है। अयस्क किसको कहेंगे, समझिएगा, वैसे खनिज किसे कहेंगे, वैसे खनिज जिसमें प्रचुर मात्रा में धातु हो या तो उपयोगी वस्तु हो, ठीक ना, और उसे हम लोग कम खर्चा में निकाल सकते हैं। देखिए कोई भी खनिज निकालते हैं प्यारे बच्चों, लोहा जमीन से निकलता है, लोहा अयस्क निकलता है, जैसे हेमेटाइट हो गया, सिड्रेटाइट हो गया, लिग्नाइट हो गया, ठीक ना, ये सब जमीन से निकलता है। तो ये शुद्ध मात्रा में तो नहीं निकलता है, लोहा उस तरह से नहीं निकलता है। इसे क्या करते हैं, इसको शुद्ध किया जाता है, अयस्क के रूप में निकलता है, ठीक ना। तो जिसमें हम लोग कम अशुद्धियां हो उसी को क्या कहेंगे, अयस्क कहेंगे। जिसमें ज्यादा प्रॉफिट हो उसी को अयस्क कहेंगे, ठीक ना। वैसे बात तो सब तो खनिजे है, एगो पतला उठा लेंगे तो उसमें भी कुछ मात्रा में धातु पाया जाएगा, ठीक ना, लेकिन उसे हम लोग क्या कहेंगे, अयस्क नहीं कहेंगे। क्लियर है आप लोग यहां तक। तो यहां पे आपको लौह अयस्क के बारे में लिखना है। देखिए लौह अयस्क भारत का सबसे महत्वपूर्ण खनिज संसाधन है। भारत का लौह अयस्क उत्पादन में विश्व का चौथा स्थान, यानी कि लौह अयस्क हमारे देश में विश्व में 4वां नंबर पर आता है प्यारे बच्चों। और झारखंड कितना नंबर में आता है, झारखंड दूसरा नंबर में आता है, 1 नंबर में आपका उड़ीसा आता है प्यारे बच्चों, ठीक ना। तो ये आपसे पूछा जा सकता है, आप लोग लिख दीजिएगा ना एक बार। पश्चिम सिंहभूम में बहुत ही ज्यादा लोहा पाया जाता है, कहाँ, नवा मंडी की तरफ बहुत ही लोहा अयस्क निकाला जाता है, ठीक ना। और झारखंड उत्पादन की दृष्टि से ना दूसरा नंबर पे है प्यारे बच्चों पूरा भारत में। क्लियर है आप लोग यहाँ तक। देखिए लौह अयस्क मुख्य रूप से 4 प्रकार के होते हैं। कौन सा होता है, पहला मैग्नेटाइट। यहाँ पे लौह अयस्क के बारे में ही आपको चर्चा करना है। मैग्नेटाइट, ठीक ना, यह सर्वोत्तम किस्म का लौह अयस्क है तथा भारत में ये केवल दक्षिणी राज्यों में पाया जाता है, जैसे कर्नाटका का आपका कुद्रेमुख और गोवा में, और तमिलनाडु का सेलम में, कोझिकोड केरल में मैग्नेट, यानी कि दक्षिणी, ये जितना भी राज्य है ना सब दक्षिणी राज्य है, ठीक ना, दक्षिणी भारत का राज्य है। तो ये मैग्नेटाइट आपका सर्वोत्तम किस्म का लौह अयस्क है प्यारे बच्चों। इसमें ना मान के चलते हैं एक किलो इसमें एगो कोई खनिज निकाले, लौह अयस्क निकाले 1 किलो, ठीक ना, 1 किलो इसमें से एक लौह अयस्क निकाले प्यारे बच्चों, उनमें से 700 ग्राम इसमें लोहा निकलता है। 700 ग्राम, सोचो कितना प्रॉफिटेबल है। 700 ग्राम इसमें लोहा निकलता है, 30% अशुद्ध पदार्थ निकलता है, जिसको क्या कहते हैं, गैंग कहते हैं, ठीक ना। जो अयस्क में अशुद्ध पदार्थ पाया जाता है उसे क्या कहते हैं, गैंग कहते हैं। तो ये सबका सर्वोच्च किस्म का लौह अयस्क है। उसके बाद दूसरे नंबर में आता है हेमेटाइट। हेमेटाइट इसमें कितना, 80% इसमें भी पाया जाता है, ठीक ना। देखिए यहाँ पे आप 70% ये नहीं समझिएगा, ठीक ना, 70% का मतलब है 70% हेमेटाइट दक्षिण भारत में पाया जाता है। क्लियर है आप लोग यहाँ तक। हेमेटाइट या दूसरी किस्म की लोह किस्म की लौह अयस्क है। भारत में 80% लोह भंडारण इसी का है। मतलब भारत में अगर भारत में 1000 किलो लोहा पाया जाता है प्यारे बच्चों, तो 800 किलो लोहा इसी का पाया जाता है। पूरे क्षेत्र में 80% लोहा, यानी कि हेमेटाइट सबसे ज्यादा मात्रा में पाया जाता है भारत में, ठीक ना। क्लियर है। उसके बाद है लिग्नाइट। देखिए हेमेटाइट आपका कौन कौन से राज्य में पाया जाता है, देखिए उड़ीसा, झारखंड, छत्तीसगढ़ में हेमेटाइट पाया जाता है। और जो आप लोगों ने अभी देखा कुछ देर पहले आपका मैग्नेटाइट आपका दक्षिण भारत में पाया जाता है। हेमेटाइट इधर झारखंड, उड़ीसा और छत्तीसगढ़ में पाया जाता है। उसके बाद लिग्नाइट, यह तीसरी सर्वोच्चम किस्म की लोह अयस्क है और इसमें कम मात्रा में लोहा पाया जाता है, लगभग 40-50% पाया जाता होगा, ठीक ना। उसके बाद है सिड्रेटाइट के बारे में देखिए प्यारे बच्चों, यह सबसे निम्न कोटि की लोह अयस्क है और इसमें सबसे कम मात्रा में लोहा यह निकाला जाता है। तो ये आपका हो गया 4 पॉइंट मैंने आपको यहाँ पे बता दिया, ठीक ना। क्लियर है आप लोग यहाँ तक। उसके बाद है कुटीर एवं लघु उद्योग में 3 अंतर स्पष्ट कीजिए। कुटीर एवं लघु उद्योग में 3 अंतर स्पष्ट कीजिए। देखिए बहुत बच्चे ऐसे होंगे समझते होंगे कि कुटीर उद्योग और लघु उद्योग दोनों एक ही है प्यारे बच्चों, लेकिन दोनों बहुत ही डिफरेंस है। देखिए मैंने यहाँ पे 3 डिफरेंस आपका यहाँ पे लिख दिया है, ठीक ना। देखिए पहला डिफरेंस क्या है, लघु उद्योग यहाँ पे लिख दिया और कुटीर उद्योग, ठीक ना। देखिए इस लघु उद्योग में, इस उद्योग में थोड़ी सी पूंजी द्वारा छोटी छोटी मशीनों की सहायता से वस्तुओं का निर्माण किया जाता है। मतलब एक तरह से यह छोटी कंपनी होती है प्यारे बच्चों, मशीन का प्रयोग इसमें किया जाता है। और कुटीर उद्योग में मशीनों का प्रयोग नहीं किया जाता है। मान के चलिए आप दोना बनाने वाले देखिएगा, कुछ भी जो घर में आप लोग बनाते हैं मशीन से बनाते हैं, वो क्या हो जाएगा, लघु उद्योग हो जाएगा। और यहाँ पे 3-4 आदमी काम करते हैं, 5 आदमी, ठीक ना, आदमी को भी रखा जाता है। और कुटीर उद्योग, इस उद्योग में वस्तुओं का निर्माण स्थानीय कच्चे माल का प्रयोग करके किया जाता है
ठीक है, घरों में कच्चे माल का प्रयोग करके किया जाता है और कम पूंजी में की आवश्यकता होती है। जिससे क्या होता है, टोकरी उकरी बुनता है, टोकरी उकरी बुनता है ना, देखा होगा आप लोगों ने, एक कला हो गया। घर में हम लोग क्या करते हैं, कपड़ा उपड़ा बुना जाता है, आप लोग देखे होंगे, वो क्या हो जाएगा, कुटीर उद्योग में यह आ जाएगा। और जिसमें मशीनों का प्रयोग करते हैं, जो हाथ से करते हैं, पहली बात जो हाथ से करते हैं, यह एक कुटीर उद्योग, एक हस्तकला है, ठीक ना। और यह आपका क्या हो गया, लघु उद्योग, एक हस्तकला नहीं है, मशीन से किया जाता है, छोटा सा उद्योग लघु उद्योग है। उसके बाद है प्यारे बच्चों, इसको थोड़ा बड़ा कर देते हैं क्या। इस उद्योग में खिलौने बनाने, जूते बनाने, रेडियो, टीवी, घड़ी आदि, घड़ी के पुर्जे आदि बनाए जाते हैं। और देखिए इस उद्योग में क्या, गांव में विकसित विविध शिल्प, रंगाई, छपाई, चटाई, ये मतलब कढ़ाई, यहाँ पे कढ़ाई, मिट्टी के बर्तन, ईंटें, सोना चांदी के आभूषण बनाए जाते हैं। तो आप लोगों ने यहाँ पे देख लिया, जो ईंट बनाते हैं प्यारे बच्चों, टोकरी बनाते हैं, और क्या बोलते हैं, मिट्टी के बर्तन बनाते हैं, ये आपका आ जाएगा कुटीर उद्योग में। और लघु उद्योग में आपका आ जाएगा जो मशीनी सामान बनाते हैं, रेडियो, टीवी, घड़ी के पुर्जे, जूते, चप्पल, ये सब क्या आ जाएगा, आपका आ जाएगा लघु उद्योग में। क्लियर है आप लोग? आता है इसमें देखिए गुणवत्ता का ध्यान दिया जाता है, गुणवत्ता का विशेष ध्यान नहीं दिया जाता है, ठीक है। इसमें गुणवत्ता का ध्यान दिया जाता है लघु उद्योग में, इसमें गुणवत्ता का ध्यान नहीं दिया जाता है। चौथा, यहाँ पे 3 बोला था, मैं यहाँ पे 4 लिख दे रहा हूँ, क्योंकि 5 नंबर में आ जाए तो आप लोग लिख दीजिएगा, हमेशा एक ज्यादा बता रहा हूँ, ठीक ना। इसमें से कोई भी आपको 3 लिखना है। देखिए चौथा क्या है, इसका उत्पादन व्यापारी के माध्यम से बाजारों में बेचा जाता है। और इसका क्या करते हैं, इसका स्थानीय बाजार में परिवार के सदस्यों द्वारा बेचा जाता है, ठीक ना। टोकरी क्या करते हैं, ये यहाँ पे क्या करते हैं, उत्पादन करके क्या क्या बाजार में बेचा जाता है। और ये घर परिवार लोग क्या करते हैं, इसे हटिया उटिया में बेच देता है लगा के। तो क्लियर है आप लोग यहाँ तक? तो ये वीडियो थोड़ा लंबा हो रहा है, ठीक ना। तो पर्यावरण प्रदूषण क्या है, इसके बारे में हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। 13 नंबर 13 से लेकर के 19 तक के प्रश्नों को नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। पार्ट 2 आपका अभी कुछ देर बाद अपलोड हो जाएगा, क्योंकि वीडियो लंबा हो रहा है। तो आप लोग इसे देखिए, और टेलीग्राम ग्रुप को आप लोग नहीं ज्वाइन किए तो आप लोग ज्वाइन कर लीजिए। मैं कुछ दिन बाद इसमें पीडीएफ दे दूंगा। अगर पीडीएफ साथ दे देता हूँ प्यारे बच्चों, तो वीडियो कौन देखेगा, कोई नहीं देखेगा। तो आप लोग वीडियो से रिविजन कीजिए, नहीं तो आप लिख सकते तो लिखिए, नहीं तो हम बाद में पीडीएफ आपको दूंगा ही दूंगा, ठीक है ना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।